आज की फाइट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा आज की फाइट का मुलाकात हुई। क्या बात हुई? फेरबदल होगा। दरअसल प्रदेश कांग्रेस में फेरबदल के कयास तेज हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि बुधवार को पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा और सीएलपी नेता टीकाराम जूली ने दिल्ली में पार्टी हाईकमान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। करीब 45 मिनट तक चली इस बैठक में कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। इससे पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को 27 ब्लॉक्स के लिए कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों और कार्यकारी अध्यक्षों की सूची जारी की। बताया जाता है कि बैठक में आलाकमान ने संगठन को लेकर स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। पुराने ढर्रे को छोड़कर बेझिझक सख्त कदम उठाएं और नए चेहरों को मौका दें। आलाकमान ने निर्देश दिया कि जिला और ब्लॉक स्तर तक संगठन को पूरी तरह से पुनर्गठित किया जाए। बताया जाता है कि डोटासरा ने बैठक में आश्वासन दिया कि संगठन में बड़े पैमाने पर बदलाव किए जाएंगे। पंचायत और निकाय चुनाव में नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी पर आइए चर्चा करते हैं। दिल्ली में राहुल प्रियंका से मिले डोटासरा और जूली। कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर चर्चा। पुराने ढर्रे को छोड़ सख्त कदम उठाने का निर्देश। आला कमान का आदेश, नए चेहरों को दे मौका। पीसीसी प्रमुख को आला कमान के इशारे का इंतजार। मुलाकात हुई, फेरबदल होगा। मेहमानों का परिचय कराते हैं एक एक करके। यशवर्धन सिंह जी हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत यशवर्धन जी आपका। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत आशुतोष जी। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक, निरंजन जी आपका स्वागत। और पहला सवाल यशवर्धन जी आपसे लेंगे और कुछ ही देर पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया है गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से, जिसमें उन्होंने तस्वीर पार्टी अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की भी शेयर की है। उसमें भी कहा है कि संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई और इधर मुलाकात कर ली है उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष से भी। तो इन मुलाकातों में क्या संगठन पर और भावी कांग्रेस की रणनीति के साथ साथ 4 सीटों में से 3 सीटें क्यों गंवाई उपचुनाव में, इस पर भी चर्चा हुई होगी? जी रविंद्र सिंह जी, सारी चीजों पर चर्चा हुई और मुख्य चर्चा इस बात पर हुई कि कांग्रेस का जो संगठन है उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए और कांग्रेस का जो विचार है, जो आइडियोलॉजी है, उसको फिर से नीचे तक पहुंचाने का, और जो नए कार्यकर्ता हैं जिनमें कमिटमेंट है, कुछ नया करना चाहते हैं, जोश है, उन सबको आगे लाने की पूरी चर्चा हुई और पूरी तरीके से जो रिवाइवल पूरे संगठन का है उस विषय पर पूरी बातचीत हुई। आपने 2-3 बातें कही। एक तो मजबूत किया जाए, यानी ये मान रहे हैं आपकी कमजोर है। आपने कहा कि फिर से, यानी कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती गड़बड़ी हुई है। बड़ी अच्छी बात है। रिवाइवल की भी आपने बात की, यानी कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। एक तरफ आपने हैट्रिक का जो सपना था बीजेपी का वो तोड़ा, 11 सीटें हासिल की और 6 महीने के अंदर क्या हो गया। ये बड़ी अच्छी बात है कि साफगोई के साथ पूरी चीजों को स्पष्ट तौर पर आपने स्वीकार किया। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन, इसका दोषी कौन? देखिए, उपचुनाव में आमतौर पर सरकार की मशीनरी भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हो सकता है हमारे कुछ जो कैंडिडेट सिलेक्शन जो था उसमें कहीं कोई चूक रह गई जनता की नब्ज पकड़ने में, तो उन सब चीजों को हम स्वीकार कर रहे हैं कि अगर हमें कोई कमी है हम उसको स्वीकारते हैं और उस कमी को पूरा किया जाएगा, उसको कमी को ठीक किया जाएगा। इसी विषय के ऊपर ये दिल्ली की जो बैठक थी, दिल्ली में जितनी सारी बातें हुई। और देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी गलती मानने से इनकार कर देता है तो उसके सुधरने के या सुधार होने के चांस कम हो जाते हैं। हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि कमियां सभी में होती हैं, हम में भी कुछ कमियां रही होंगी, हम उन कमियों को दूर करेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापस से उभरेगी। आपसी मनमुटाव, आपसी कलह, गुटबाजी, ये अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि पार्टी में है राजस्थान में? देखिए, अब ये तो कयास लगाने की बातें हैं। आपसी कलह, देखिए मतभेद और मनभेद अलग अलग चीजें हैं। जैसे
एक पॉलिटिकल यूनिट है, उसकी एक लगातार एक कोशिश ये रहती है, जैसे नेहरू जी और पटेल जी के बारे में लगातार अफवाहें फैलाते हैं। अब होता क्या है कि अलग अलग मुद्दों पर कोई जरूरी नहीं है कि सभी की राय एक हो, बहुत जरूरी है कि अलग अलग राय आए और अलग अलग राय के बावजूद किसी तरह की कोई खटास भी नहीं रहे और देश की प्रगति, देश की मजबूती या राज्य की मजबूती के लिए काम किया जाए। इसलिए अलग राय होना कहीं भी गलत नहीं है, बिल्कुल बहुत स्वागत योग्य होनी चाहिए। इसलिए उसको मतभेद को मनभेद नहीं बताना चाहिए किसी को। नहीं, लेकिन मतभेद हो मनभेद हो, लेकिन अगर पार्टी का सत्यानाश हो रहा हो, पार्टी का बंटाधार हो रहा हो, पार्टी को नुकसान पहुंच रहा हो, तो फिर ऐसा मनभेद किस काम का? देखिए रविंद्र सिंह जी, तो आपका आकलन हो सकता है, बाकी हमारी पार्टी में हम नहीं मानते कि ऐसा कोई मनभेद है। मतभेद मुद्दों के आधार पर हो सकता है, लेकिन वो भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। आइडियोलॉजिकली हम सब एक जगह हैं, विचारधारा हमारी सबकी एक है। कोई लोकल कोई इश्यूज के ऊपर कभी कोई बात हो तो उसको रिजॉल्व किया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष हमारे बहुत नहीं, यशवर्धन जी, मैं जनता ये जानना और समझना चाह रही है कि ये हम सभी जानते हैं, लोकतंत्र में सरकार के साथ साथ विपक्ष भी बेहद जरूरी है। विपक्ष की ताकत, विपक्ष की एकता जरूरी है, क्योंकि सरकार को वो आईना दिखाते हैं, जनता की आवाज जो है वो पहुंचाते हैं, सरकार की कमियों को वो उजागर करते हैं। ये क्या कोशिश, ये पहल नहीं होनी चाहिए? संगठन में बदलाव आप कीजिए, नए चेहरों को आप मौका दीजिए, जमीन से जुड़े हुए लोगों को आप लेकर आइए, नए लोगों को लेकर आइए, युवा लोगों के आइए, लेकिन जो स्थापित नेता हैं, जो तजुर्बेगार नेता हैं, वो एकजुट एक जाजम पर इकट्ठा होकर कहीं तो एक साथ नजर आए। रैलियों में आप नजर नहीं आए तो कम से कम आंदोलन के जरिए तो एक साथ नजर आए। नहीं, जब भी ऐसा कोई बड़ा प्रदर्शन होता है, राज्यव्यापी प्रदर्शन होता है, सभी नेता एक जाजम पर आते हैं। बताइए मुझे, लास्ट टाइम कब हुआ था प्रदर्शन जब सब एक जाजम पर नजर आए? बताइए जरा। नहीं, अलग अलग मुद्दों के ऊपर जब भी कोई, जब अवेलेबिलिटी हो किसी की, अगर कोई राज्य में उस वक्त है तो वो आ जाते हैं। अगर कोई बहुत कहीं और कहीं व्यस्त है या कहीं उनको प्रभारी बना रखा है तो उस वक्त नहीं आ पाते हैं। लेकिन ऐसी कोई ये जो पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ है नहीं। कांग्रेस पूरी एकजुट है, मजबूत है, और सभी नेता ये चाहते हैं कि कांग्रेस प्रगति करे, कांग्रेस जनता की आवाज बने। कांग्रेस कभी भी अलोकतांत्रिक बात नहीं करती। जैसे अभी मोदी जी का सपना है विपक्ष मुक्त भारत का, विपक्ष मुक्त भारत, जैसे वो बोलते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, उसका मतलब है विपक्ष मुक्त भारत। इस तरह की फासिस्ट सोच हमारी नहीं है। हम कभी ये नहीं कहते कि भाजपा मुक्त भारत होना चाहिए या सपा मुक्त भारत होना चाहिए या बसपा मुक्त भारत होना चाहिए, आप मुक्त भारत, ऐसा कभी नहीं कहा जी। तो ये अलोकतांत्रिक बात हमारे यहाँ होती नहीं है। और हम चाहते हैं कि भारत की प्रगति के लिए सभी दल भारत के लिए काम करें, और हम कांग्रेस को रिवाइव अच्छे से करेंगे और पहले से मजबूती से करेंगे। अपूर्वा जी, तैयारी मजबूती की है, रिवाइवल की है कांग्रेस की, और संगठन में बदलाव करने की है, नए लोगों को, जमीन से जुड़े नेताओं को मौका देने की है। रविंद्र जी, मुझे इस बात को सुन के न जाने क्यों हंसी आ जाती है कि हम भी जानते हैं जन्नत की हकीकत, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ये पार्टी, ये वो पार्टी बात कर रही है जिस पार्टी के सो कॉल्ड जो अनऑफिशियल हेड है इनके राहुल गांधी जी, जो 89 चुनाव हार चुके हैं आज तक की डेट में। ये अगर जाए और दावा करे ना गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर की मैक्सिमम इलेक्शन लूजिंग पार्टी कौन सी रही है पंचायत चुनाव तो नहीं हो दिया के अंदर, तो मुझे जी नहीं, मैं आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और जो बाकी के इलेक्शंस है जहां पे राहुल गांधी जी ने इसको हेड किया, मैं आपको उन्हीं की बता रही हूं। अच्छा। उसके बाद में आज तक आप देखिए, भारत जब से आजाद हुआ और कांग्रेस जब से इसमें वर्चस्व में आई, उसके बाद से आज तक लेकर अगर कांग्रेस की सबसे खराब प्रदर्शन रहा तो उस पार्टी के उस नेता के नेतृत्व में रहा, जिस पार्टी के नेता से आज मिलकर के कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जी ने ये दिशा निर्देश लिए हैं कि राजस्थान के संगठन को, कांग्रेस के संगठन को किस प्रकार से खड़ा किया जाए। जो सलाह लेने गए हैं वो भी वो व्यक्ति लेने गए हैं। मैं आपको अभी रीसेंट इलेक्शंस का ही एग्जांपल बता देती हूं। उपचुनाव का 2 तारीख को दिवाली का त्योहार खत्म हो गया था और 8 तारीख तक डोटासरा जी इंतजार कर रहे थे। 8 तारीख को निकले थे मौर्या बुलाने के लिए, पता नहीं भाजपा का बुलाने निकले थे कि कांग्रेस का, या अब उनसे एक बार फिर से स्पष्टीकरण लेना पड़ेगा। कितनी सभाएं पायलट साहब ने की, कितनी सभाएं गहलोत साहब ने की, कितनी सभाएं डोटासरा साहब ने करी। आप ये प्रभारी बनाया गया, किसी को वहां की जिम्मेदारी दी गई, तो फिर इसमें क्या आपत्ति? प्रभारी पर रविंद्र जी, प्रभारी पर भी मैं आपको 2-3 बात कहना चाहूंगी। पहले किसी को हरियाणा में प्रभारी बनाकर भेजा था, वहां पर बहुत ऐतिहासिक नतीजे आ गए। फिर महाराष्ट्र में भेजा गया था, वहां पर भी बहुत ऐतिहासिक नतीजे आ गए। मुझे लगता है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की जल्दी घोषणा कर देनी चाहिए ताकि इतिहासों के आयाम
गुजरात भी, ताकि ताकि जो नए आयाम कांग्रेस के द्वारा स्थापित नहीं किए जा सके वो भी स्थापित हो जाए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर तो एक परिपाटी है जो पार्टी को डुबोए, जो नेताओं को डुबोए, जो वहां के कार्यकर्ताओं को डुबोए। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि हम रिवाइवल के लिए तैयार हैं, आगे मजबूती के साथ एकजुट होकर हम लड़ेंगे, और ये यूं ही प्रचारित की जाती हैं चीजें, हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, मनभेद हो सकता है, मतभेद नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। पिछले आप 5 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए ना, जिस प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी को नकारा, निकम्मा, नालायक वर्ड से नवाजते थे, वो व्यक्ति 5 साल जो है वो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर पायलट साहब निकाल के चले गए, जो एक बहुत बड़े लीडर माने जाते थे। आज भी स्थिति ये है कि आज डोटासरा जी एक दिशा में जाते हैं, गहलोत साहब दूसरी दिशा में जाते हैं, पायलट साहब तीसरी दिशा में होते हैं। ऐसे लोग कैसे संगठन खड़ा करेंगे? और वो भी दिशा निर्देश एक ऐसे व्यक्ति से ले रहे हैं जिनका मैं कह रही हूं 89 चुनाव हराने का रिकॉर्ड है। उनका तो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनको जाकर के पहले नाम दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि इतिहास में इतने सुनहरे अक्षरों में और किसी नेता का नाम दर्ज हो ही नहीं सकता जितना राहुल गांधी का दर्ज हो सकता है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए। बातें भले ही बड़ी यशवर्धन जी जवाब देना चाहेंगे इस पर का जो आरोप कि भाई दिशा निर्देश ऐसे नेता से प्राप्त करने गए हैं जो 89 चुनाव हार गए हैं, राहुल गांधी। अब देखिए, बीजेपी में घमंड इतना हावी हो गया है कि ये लोग अपने, हम जिनको आदरणीय बोलते हैं, आदरणीय वाजपेयी जी को भूल गए थे। इनके नेतृत्व में 2 सीटें जीते थे। इनसे पहले दीनदयाल उपाध्याय जी मेरे ख्याल से पार्षद तक नहीं बने। अब इनकी पुरानी बातों हम क्या बोले, हम तो ये कह रहे हैं नहीं एक मिनट यशवर्धन जी, एक सेकंड, एक मिनट, दो पार्टी वाली, दो सीट वाली पार्टी 84 में 2 सीट वाली पार्टी 303 तक गई, लेकिन 84 में ही आपके 400 प्लस अगर आपकी सीटें आई तो आप जाके 45 पर अटक गए थे। तो एक ऊपर जा रही है पार्टी, एक नीचे जा रही है। नहीं, बिल्कुल, इस बार भी 450 पार जाने वाले थे, 400 पार, पता नहीं कितने पार जाने वाले थे। तो वो ठीक है, 400 सीटें आई होंगी इनके, मैं मानता हूं। नहीं, वो आपके नेता पर सवाल ये निशान खड़ा कर रहे हैं कि भाई क्या उसको दिशा निर्देश मिलेगा? रविंद्र जी, हमारा 1 का 4 5 तक चला गया और 4 का 1 हो गया। आप इस पर जवाब दीजिए। मैं इनके घमंड पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता। मैं केवल मेरी पार्टी की बात कर रहा हूं। मेरी पार्टी अपने रिवाइवल के लिए, बेटरमेंट के लिए और आइडियोलॉजिकली कंसोलिडेशन के लिए लगातार काम। लेकिन यशवर्धन जी, क्या आपको नहीं लगता कि एक वो अध्यक्ष जिनको बनाया गया विधानसभा चुनाव, उनके नेतृत्व में हार गए? 11 सीटें ठीक है आपने जीती, आप इसका सेहरा बांध सकते हैं, लेकिन फिर जब उपचुनाव होते हैं तो पार्टी ने अपनी सिटिंग 3 सीटें गंवा दी, तो वो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और पार्टी शीर्ष नेतृत्व को बताना चाहिए कि भाई आपकी भी इसमें भूमिका है, हार के लिए जिम्मेदार हैं आप भी। बिल्कुल, वो जिम्मेदारी ले रहे हैं ना। उन्होंने कहा है कि जो जीते हैं वो कार्यकर्ताओं के कारण जीते हैं, जो हारे वो मेरे कारण हारे हैं। उन्होंने तो जिम्मेदारी ली है, ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और जिम्मेदारी ली है और उसको ठीक करने का काम भी कर रहे हैं लगातार। उसमें क्या इश्यू है? उसको झूठा सच्ची उनको कुछ ये नहीं कहना चाहिए था कि अगर आपको लगता है कि मैं उपयुक्त नहीं हूं तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए? इस्तीफे की बात करने से क्या होगा? उनको अध्यक्ष बनाया हुआ है, उन्होंने अपना वो लगातार काम कर रहे हैं। वो 11 जब सीटें जीते थे तब भी उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं के कारण जीते हैं जी। आज भी अगर 1 सीट जीते हैं तो कार्यकर्ताओं के कारण जीते हैं। अगर कोई हार हुई है तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली है कि मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। और अगर आगे सुधार किया जा सकता है करेंगे। आशुतोष रावत जी। रविंद्र सिंह जी, 1 मिनट। हाँ सर। पहली बात तो अगर इस्तीफे की बात की जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी चीख कर कह रहे थे कि हम हर सीट 5 लाख से जीतेंगे लोकसभा में। हाँ। 11 सीटें हार गए लोकसभा में। इस्तीफा हुआ क्या? हटवा देना चाहिए फिर उनको। क्योंकि जनता जनार्दन बहुत भोली होती है यशवर्धन जी, और जिस प्रकार से आपने जनता को झूठ और मिथ्या के झांसे में फंसाने का सोचा, संविधान बदल देंगे, किस मुंह से कह रहे थे संविधान बदल देंगे? किस मुंह से कहते हैं हम लोकतांत्रिक पार्टी है? जिस पार्टी ने संविधान के साथ में सर्वोत्तम बात छेड़छाड़ करी, अमेंडमेंट की है, वो पार्टी आपकी। जिसने 19 स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज थी उनको सस्पेंड कर दिया केवल इमरजेंसी लगाने के लिए, वो पार्टी आपकी। जिसने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में अमेंडमेंट किया जिसको नहीं चेंज किया जा सकता था, वो पार्टी आपकी। संविधान को बकौल समझ के इमरजेंसी लगाया, वो पार्टी आपकी। वो नेता बस एक मिनट। आशुतोष रावत जी, नेता है ना? आशुतोष रावत जी, कांग्रेस की ये कवायद
वो झूठा चेहरा राजस्थान देख में लिया। कांग्रेस को मजबूत करने के लिहाज से गोविंद सिंह डोटासरा नेता प्रतिपक्ष, टीकाराम जूली और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की कैसी लगती है आपको? क्या आपको नहीं लगता कि न्योता देना चाहिए था शीर्ष नेतृत्व को कि आइए राजस्थान में, जयपुर में आइए, आप हमारे सभी नेता एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे, पदाधिकारी होंगे, इकट्ठा होंगे, बातचीत होगी और वहां आकर लोगों के साथ बीच में बात कीजिए? देखिए, बिल्कुल रविंद्र जी, जिस तरह की कवायद अभी आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से राजस्थान के शीर्ष कांग्रेस नेताओं ने जो मुलाकात किया, रंधावा साहब ने, डोटासरा और टीकाराम जूली जी ने, निश्चित तौर पर पार्टी को यह सोचने की जरूरत है कि क्यों वह विधानसभा चुनाव में हारे और अगर लोकसभा के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो उपचुनावों में क्यों इस तरह के परिणाम आए। हालांकि उसके लिए हम अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता मान रहे थे कि हाँ, कहीं हम कमजोर हुए हैं, कहीं गलती हुई है, तो क्या कांग्रेस जो सबसे बड़ा उनका एक उदयपुर समिट हुआ था 13 मई 2022 को, जो उदयपुर समिट में जिस तरह की कांग्रेस पूरी पार्टी को एक बार फिर से पुनर्गठन की जिस बात कांग्रेस ने की थी, बड़े प्रभावी ढंग से 2022 में उठाया था, क्या उदयपुर समिट पर कांग्रेस वाकई कुछ चिंतन कर रही है, मनन कर रही है और कुछ काम कर रही है? क्योंकि 2-2.25 साल का समय कांग्रेस को हो गया। कांग्रेस को सोचने की जरूरत है कि एक तमाम तरह की चीजें उन्होंने उस समिट के दौरान कही थी कि 50 साल से कम लोगों के व्यक्तियों को पदाधिकारी बनाएंगे, टिकट देंगे, तो क्या उस तरह की कवायद की शुरुआत कहीं कांग्रेस ने की है? अभी डोटासरा साहब को अगर आप थोड़ा सा देर छोड़ भी दें, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि पार्टी को पुनर्गठन की जरूरत है। यह वास्तविकता है कि इस देश के और प्रदेश के दोनों जगह कांग्रेस को अपनी इकाइयों में बहुत बड़े परिवर्तन की, आमूलचूल परिवर्तन की और अपनी नीतियों में परिवर्तन की। केवल संगठन के ढांचे को बदलने से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की नैया बेड़ा पार कर पाएगी। कांग्रेस को मुझे लगता है कि अपनी नीतियों पर भी एक बार पुनर्चिंतन मनन करना चाहिए कि जनता के बीच में वो किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे। जनता आज की तारीख में कांग्रेस से या विपक्ष की बड़ी पार्टी होने के नाते किस तरह की उम्मीद कर रही है। आशुतोष जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। और चूंकि जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ेंगे, ये कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार कर रही है। निरंजन पोद्दार जी, अब आप एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर इस बड़ी नीति को देख रहे हैं, यानी कि अब मैक्रो लेवल पर तो उसको देख रहे हो, लेकिन माइक्रो लेवल पर आपके प्रदेश का संगठन कैसा है? क्या कारण है कि आपकी सरकार राज्यों में रिपीट नहीं होती? क्या कारण है कि आप अब दूसरे सहयोगी दलों के साथ दूसरे तीसरे नंबर पर आ चुके हैं, उनके साथ आप जहां तहां सरकार में अगर हैं तो कहीं पर हैं? क्या कारण है कि एक बार अगर आप किसी राज्य से चले जाते हैं तो सालों साल फिर आपकी वहां पर वापसी नहीं होती है? इस माइक्रो लेवल की आवश्यकता है, लेकिन क्या इसकी पूर्ति होती दिखाई दे रही है? इस एफर्ट को कैसे देखते हैं? देखिए रविंद्र जी, मेरा यह मानना है कि जैसे कहा जाता है ना कि छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को ज्यादा दूर तक नहीं जाने देती, कहीं ना कहीं अगर मैं कांग्रेस की राजनीति के ऊपर अगर विश्लेषण करूं तो रविंद्र जी, आप एक चीज देखेंगे कि जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व, सबसे पहली बात तो दोनों पार्टियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों का अगर आप विस्तृत मूल्यांकन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो प्रदेश नेतृत्व है वो फ्रंट के ऊपर जिस तरीके से बैटिंग करता है और दूसरी तरफ जो इनका केंद्रीय नेतृत्व जिस तरीके से उनको बैकअप देता है, यानी कि एक तरह का आप ये मान के चलिए कि जो ग्रिड से जो लाइट सप्लाई होती है वो पावर हाउस से लेकर के ट्रांसफार्मर और उसके बाद में जो नीचे का जो कार्य करता है वहां तक निरंतर निर्बाध रूप से सप्लाई होती है। जबकि कांग्रेस के अंदर आपको ये कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको व्यवधान नजर आएगा। आपको ये दिखेगा कि जब भी कोई चुनाव होता है या जब चाहे समझ लीजिए संगठन का जब कहीं कोई विस्तार की बात होती है तो उस समय आप देखेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं उस तरीके से होता है कि मस्त राम मस्ती में आग लगे जाए चाहे बस्ती में। और रही बात प्रदेश नेतृत्व की, प्रदेश नेतृत्व अपने आप में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ पाता, छोड़ने का प्रयास करता, क्योंकि लेकिन कांग्रेस की जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो कांग्रेस से लड़ती है, यानी कि इनके जो जिस तरीके से क्षेत्रीय छत्रप इन्होंने बना दिए, और उसके बाद में राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि एक एक एरिया के अंदर एक एक व्यक्ति अपने आप में कांग्रेस है, और वो सबके बीच में जिस तरीके से एक प्रतिस्पर्धा है या यूं कहें कि एक नहीं तो निरंजन जी, मैंने वैसे यशवर्धन जी से सवाल पूछा, उन्होंने मतभेद और मनभेद की बात का तो जिक्र किया, लेकिन क्या कांग्रेस समझना नहीं चाहती, समझ नहीं रही है
या सोच रही है, अपने हालात पर ही चीजों को छोड़ दिया गया है? देखिए रविंद्र जी, यहां मैं एक चीज आपको कहूंगा कि आप इसको यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उसको अपने वार रूम पे भी विचार करना पड़ेगा और उनके वॉरियर पे विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ऊपर से जब तक उसको टाइट नहीं करेंगे, नीचे तक टाइट नहीं होता। और जो मैं भी आपको कह रहा था कि राजनीति में हमने जीत के अंदर तो लोगों को निपटाते हुए देखा है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो यहां तो हार में भी, यानी कि गिरावट में भी एक दूसरे को निपटाने की प्रथा चलती है। रही बात जो डोटासरा जी की या जो वर्तमान नेतृत्व है जो प्रदेश का, उसकी, तो देखिए निश्चित रूप से इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जैसे ही लोकसभा चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक लूज बॉल डाली, यानी कि एक फुल टॉस बॉल डाली, वैसे ही डोटासरा जी ने उसके ऊपर सीधा उसको स्टेडियम से बाहर, यानी कि 11 सीटों को डैमेज करना कोई छोटी बात मत मान के चलिए। जहां पे ऐसा लग रहा था कि जी तोड़ पाएंगे, 2 सीट तोड़ पाएंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि जो उपचुनाव के अंदर कांग्रेस की जो नीति रही है कि जीत को शाश्वत मान करके आश्वस्त हो जाती है। बिल्कुल सर, मैं इस पर एक राय आशुतोष जी की लेना चाहूंगा। आशुतोष जी, जब 2023 के विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी को लेकर जब यह कहा गया कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा उनकी तरफ से इस बार नहीं है, नतीजे आने के बाद ही यह तय होगा, तो कई तरह के सवाल उठे कि इस धड़े को तवज्जो दी जाए कि उसको तवज्जो दी जाए। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव हुए, फिर यह हुआ कि उनकी तरफ से क्या सहयोग मिलेगा, रैलियां होंगी, प्रचार होगा कि नहीं होगा। अब देखिए करीब करीब 1 साल हो चुका है, स्थिति भी पूरी तरह से साफ हो गई। बीजेपी ने अगर यह परिवर्तन किया, कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? देखिए रविंद्र जी, वही मैं चर्चा कर रहा था कि कांग्रेस ने उदयपुर समिट के दौरान तमाम तरह के आमूलचूल परिवर्तन की बात अपने संगठन में कही, लेकिन उनके साथ दिक्कत यह है कि वो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान कांग्रेस कोई बहुत बड़ा निर्णय इस हार के बावजूद भी लेने वाली है। मुझे लगता है कि वर्तमान में जो प्रदेश नेतृत्व कांग्रेस का अभी राज्य में है, वही एक बार फिर से कैरी ऑन करेगा, क्योंकि सख्त निर्णय लेना शायद कांग्रेस ने छोड़ दिया है। या ये कहें यशवर्धन जी, आला कमान से क्या निर्देश मिलता है, उस पर तो तामीली बाद में करेंगे, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को बढ़ाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए क्या आगे आने वाले दिनों में रणनीति है? जो भी कमियां इनकी चल रही हैं, हालांकि हमें ज्यादा इस वक्त किरोड़ी लाल जी मीणा वगैरह सारी कमी पूरी कर देते हैं, खुद ही पक्ष और विपक्ष अपनी सरकार, आपने मौका दिया ना उनको कर देते हैं, आपने मौका नहीं। हम तो लगातार इन मुद्दों पर बात कर ही रहे हैं और करेंगे भी आगे। जो जो जनता के मुद्दे आएंगे तो हम उन मुद्दों को उठाएंगे लगातार, अपने जिला स्तर पर भी उठाएंगे, राज्य स्तर पर भी उठाएंगे। उसी बात की चर्चा जो अभी दिल्ली में करके आए। नहीं तो किरोड़ी लाल मीणा जी अगर सब काम कर रहे हैं तो बैठे रहिए फिर आराम से। नहीं, हम नहीं बैठे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि इनके, आप कह रहे हैं कि हमारे मतभेद थे, इन वाले ना, मैं मतभेद की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि भाई कांग्रेस अपने स्तर पर किस तरीके से सरकार को घेरेगी। कांग्रेस विपक्ष में है, सरकार को घेरना, जनता के मुद्दे को उठाना है, कौन सी बात? रविंद्र सिंह जी, अब आप जो है किरोड़ी लाल मीणा को, आप विधानसभा की कार्रवाई देख लीजिए। इस सरकार को जितना अच्छे से विपक्ष ने इस बार घेरा है, ये सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। जी, एक फाइनल कमेंट आपका। विपक्ष ने जिस अच्छे तरीके से घेरा, यानी कि आगे आने वाले सत्र में भी अच्छी तरीके से घेरेंगे, और किरोड़ी लाल मीणा तो है ही सरकार के लिए सवाल खड़ा करने के लिए। जी बोलिए अपूर्वा जी। रविंद्र जी देखिए, जनता ने इनको जवाब दे चुके हैं, और जनता के इस जवाब के बाद में भी अगर इन लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं तो मुझे लगता है बिल्ली की आंख बंद कर देने से या कबूतर जल्दी से कमेंट दीजिएगा। निरंजन जल्दी से कमेंट, जल्दी से, मेरे पास समय नहीं है। निरंजन जी लास्ट। देखिए रविंद्र जी, सबसे बड़ी कांग्रेस की समस्या ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर एक समय सेवा दल हुआ करता था, कांग्रेस जहां से कार्यकर्ता उत्पन्न होता था। बिल्कुल सही बात कही। जिस तरीके से अगर संघ की बात कही जाती है कि संघ की नर्सरी से ही उठकर यहां पर बीजेपी के अंदर कैडर तैयार होता है, वहीं कांग्रेस में भी सेवा दल हुआ करता था। कितना मजबूत किया गया सेवा दल को, यह भी एक बड़ी बात। और कितना जो मौजूदा कार्यकर्ता है उनको मजबूत किया गया, कितनी उनकी सुनवाई हुई जब सरकार थी या फिर अब आप विपक्ष में। यही सोचना होगा और इसी सोचने की जरूरत भी है, क्योंकि विपक्ष लोकतंत्र में बेहद जरूरी है। सभी मेहमानों का धन्यवाद। 8 की 5 में आज